मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दोनों को पढ़ लिया था हम लोगों ने। और अब बात आती है कि अगर हम दोनों को जानते हैं तो हम इस बात को भी पता कर लें कि मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में डिफरेंस क्या क्या है। आखिर हैं तो दोनों अल्कोहल श्रेणी के ही सदस्य, तो इनमें बहुत सारे गुणों में समानताएं भी होंगी, लेकिन हमको अभी पढ़ना है कि दोनों के गुणों में डिफरेंस क्या क्या रहेगा। मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3OH और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो अगर मैं चेक करूं इन दोनों में से कि क्या क्या डिफरेंस है, तो बेटा आप पिछली क्लासेस पे डिफरेंस को लिखते रहे हो, केवल आप कुछ पॉइंट लिख देते थे और डिफरेंस हो जाया करता था। लेकिन इंटरमीडिएट कोर्स में आपको पॉइंट के साथ रिएक्शन भी लिखनी पड़ती है, तब आप डिफरेंस बता पाते हो। जैसे आपने पिछली क्लासेस पर कोई डिफरेंस लिखा होगा तो आपने कुछ नंबर यहाँ लिख दिए होंगे, कुछ नंबर उधर लिख दिए होंगे और आपने बता दिया होगा कि ये डिफरेंस है। लेकिन जब भी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंस लिखना होता है तो उसमें कुछ नंबरों पर रासायनिक अभिक्रियाएं भी देनी होती हैं। तो हम सबसे पहले इस बात को चेक करेंगे कि मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में क्या क्या डिफरेंस है। ध्यान रखिएगा, आप लोग भी एग्जाम में जब भी लिख के आए एक आधी रिएक्शन, एक या दो रिएक्शन लिख के जरूर आए, क्योंकि रिएक्शन का ही डिफरेंस मायने रखता है। जिन डिफरेंस पर रिएक्शन नहीं लिखी होती है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। एक एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में डिफरेंस क्या है। मैं अगर फर्स्ट नंबर पर डिफरेंस की बात करूं तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि मेथिल अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है, मेथिल अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है नांक, वो कितना होता है, 65 डिग्री सेल्सियस होता है। पहला डिफरेंस ये है, मेथनॉल जो है वो 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबलना स्टार्ट करता है, जबकि अगर मैं एथनॉल को चेक करता हूं तो इसका फर्स्ट नंबर है एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस, वैसे 78.3 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन लगभग 78 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात आती है सर जी आपने दोनों को लिखा है CH3OH, अगर देखा जाए तो इसमें भी कार्बनिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसको चेक किया जाए C2H5, अगर देखा जाए ये भी कार्बनिक एल्किल समूह है और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन अभी प्रॉब्लम इस बात की आती है, इसका 65 डिग्री सेल्सियस और उसका 78 डिग्री सेल्सियस, आखिर ये डिफरेंस दोनों में क्यों बना हुआ है। अगर दोनों का फॉर्मूला लगभग सिमिलर है तो तकरीबन एक ही क्वथनांक होना चाहिए था, लेकिन दोनों के क्वथनांक में डिफरेंस क्यों आता है, तो बेटा उसको चेक करते हैं एक छोटे से नंबर से। मेथिल अल्कोहल के फॉर्मूले को अगर लिखना होगा आप इसको लिखोगे CH3 सिंगल बॉन्ड OH और इतना बड़ा मॉलिक्यूल बनकर तैयार होगा मेथिल अल्कोहल का। लेकिन मैं जब एथिल अल्कोहल के लिखना स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा सही ढंग से लिखते हैं। एथिल अल्कोहल को लिखा जा सकता है CH3 CH2OH, ये डायरेक्ट दोनों को जोड़ के लिख दिया। C2 क्यों लिखा, ये कार्बन जोड़ दिया, H5 को लिखा, 3 और 2 को जोड़ दिया, C2H5 हो गया, साथ में OH लिखा है। लेकिन अगर मैं एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल की बात करूं तो एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल कैसा है, बड़ा है। अब सोचने वाली बात है, अगर मेथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल छोटा है, अणु छोटा है, तो ये अणु अन्य अणुओं के साथ केवल यहां से इस सरफेस से बॉन्ड बना सकता है। कोई भी अणु दूसरे अणु से केवल बॉन्ड बनाता है सरफेस के थ्रू, सतह के थ्रू। अभी चेक करते हैं इनमें से और इनमें से किसकी सतह ज्यादा है। आप खुद समझते हो क्योंकि एथिल अल्कोहल के अणु का आकार बड़ा है, इसकी सरफेस कैसी होगी, ज्यादा बड़ी। और जब सरफेस ज्यादा बड़ी होगी तो वो दूसरे अणु के साथ बॉन्ड भी कैसे बनाएगा, ज्यादा। और क्योंकि बॉन्ड ज्यादा बनाएगा, उन सभी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी भी कैसी चाहिए होगी, ज्यादा। और जब उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी तो पक्का ये है कि हमें इस वाले पदार्थ को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब मेथनॉल के अणुओं का बीच का एथनॉल के अणुओं के बीच का बॉन्ड टूटेगा। और क्योंकि मेथनॉल का सरफेस एरिया छोटा है, ये मॉलिक्यूल अन्य मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, कम बनाएगा। और उन कम बने हुए बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी कैसी चाहिए होगी, कम। और यही रीजन है कि हम इसे केवल 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही उबाल सकते हैं, अर्थात इसके बॉन्ड 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है,
इसलिए उसको ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर भी कैसा देना पड़ेगा, ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता चला जाएगा बेटा उसका क्वथनांक भी उतना ही ज्यादा। एक मैं आपके लिए लिख दूं, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल इस प्रकार से आ जाए, यह भी एक प्रकार का एल्कोहल है, प्रोपिल एल्कोहल इसको बोलते हैं। अभी मैं चेक करूं तो इसका सरफेस एरिया तो और भी ज्यादा है, ये और भी बॉन्ड बनाएगा और इसका क्वथनांक इन दोनों में से सबसे ज्यादा रहेगा। तो जितना मॉलिक्यूलर अगर सरफेस एरिया रहता है बेटा, कंपाउंड का मॉलिक्यूल उतने ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है और इसलिए इसका क्वथनांक कैसा रहता है, अधिक। तो ये पहला डिफरेंस हो गया कि क्वथनांक दोनों का किस में से कम रहने वाला है, किसका ज्यादा। अगर मैं सेकंड डिफरेंस को चेक करता हूं, आप सभी को पता है मेथिल एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल है जिसको पी नहीं सकते, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है, विषैली। कभी कभी तो इसका हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है कि व्यक्ति अगर इसे पी ले तो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर दृष्टि ग्रंथियों को नष्ट कर देता है और ऐसी सिचुएशन पर आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो मेथनॉल जो है एक प्रकार का अगर देखा जाए विषैला पदार्थ है। तो मैं यहां लिखूंगा सेकंड नंबर पर कि यह का मतलब मेथिल एल्कोहल एक विषैला पदार्थ है। मेथनॉल एक विषैला पदार्थ है जिसे पीने से मनुष्य अंधा भी हो सकता है, मृत्यु तो हो ही सकती है, मनुष्य अंधा भी हो सकता है। तो बेटा ये मेथनॉल का अगर देखा जाए वे विषैला गुण है। एक चीज तो हमेशा ध्यान रखनी है, मैंने लिखना ही कि यह विषैला पदार्थ है, इसका मतलब इसे पीने से मृत्यु भी हो सकती है। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है कि इसे पी लेने से व्यक्ति की मृत्यु अगर ना हुई तो वो कैसा हो सकता है, अंधा भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं एथिल अल्कोहल की बात करता हूं, एथिल अल्कोहल तो शराब में पाया जाता है और आपने कभी भी इस प्रकार का केस नहीं देखा होगा कि शराब पीने से व्यक्ति अंधा हो गया या शराब पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तुमको वैसे एक बात बताएं तो शराब पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो ही नहीं सकती है। अगर मृत्यु भी होगी तो शराब की मात्रा जब ज्यादा बढ़ेगी तो यह जल के अणुओं को ज्यादा अवशोषित करेगा और ये बॉडी में उपस्थित जल की अमाउंट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा। जब शरीर में जल की मात्रा कम हो जाएगी उस कमी से व्यक्ति मर सकता है। तो मैं दूसरी बात यहां पे लिखूंगा अगर एथेनॉल के विषय में, तो मैं क्या बताऊंगा, यह विषैली प्रकृति का नहीं है। हाँ ये जरूर है कि इसके लंबे समय तक सेवन से जो लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है। तो विषैली प्रकृति का एथेनॉल नहीं होता। मैं इसको लिखता हूं, यह विषैला नहीं है, नहीं है, परंतु इसके लंबे समय, इसके लंबे समय तक सेवन से यकृत या जिसे लीवर कहते हैं खराब हो जाता है। हो जाता है। तो बेटा ये तो दो ऐसे डिफरेंस हमने लिखे जिनमें से किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को तो लिखा ही नहीं गया। अब जरूरी है कुछ ऐसे रासायनिक गुण भी लिख लिए जाएं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मैं पहले भी बता रहा हूं कि जब तक रासायनिक अभिक्रियाओं वाला अगर आप डिफरेंस नहीं लिख कर आओगे ये इंटरमीडिएट पर नहीं माने जाने वाले हैं। अब इनको क्यों लिखा दिया गया, इनसे दोनों एल्कोहलों की एक विशेष प्रकृति हमें पता चल जाती है, एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, इसलिए मैंने ये दो गुण आपको लिखा दिए। एक तो क्वथनांक वाली बात कि सरफेस एरिया कम है इसलिए क्वथनांक कम है, सरफेस एरिया उसका ज्यादा है, क्वथनांक ज्यादा है। और दूसरा दोनों का इफेक्ट बॉडी पर क्या है, अगर मनुष्य दोनों पदार्थों का सेवन करे तो उन दोनों पदार्थों का अलग अलग ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब बात आती है कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से करते हैं, तो मैं थर्ड नंबर पर रासायनिक अभिक्रिया को लिखकर दिखाऊंगा। तो मैं चेक करता हूं सबसे पहले दोनों के लिए, अगर मेथनॉल का ऑक्सीकरण कराया जाए
उधर एथेनॉल का ऑक्सीकरण कराया जाए। तो ऑक्सीकरण कराने पर क्या दोनों कंपाउंड सेम तरीके से रिएक्शन करते हैं और एक ही यौगिक देते हैं या डिफरेंट टाइप के यौगिक देते हैं? तो सबसे पहले ऑक्सीकरण, मुझे सबसे पहले मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराना है। बेटा मैं यहां लिखूंगा मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH। और आप सभी जानते हो किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण के लिए हमें क्या चाहिए होता है? नवजात ऑक्सीजन। और इस नवजात ऑक्सीजन को बनाने के लिए भी हमें केमिकल चाहिए। तो मेरे पास इस नवजात ऑक्सीजन को बनाने के लिए K2Cr2O7 एंड H2SO4 चाहिए होगा। अर्थात हम जब इन दो केमिकल्स को आपस में मिलाएंगे नवजात ऑक्सीजन बनेगी और ये नवजात ऑक्सीजन किससे विक्रिया करेगी? मेथिल एल्कोहल से। और ये हमेशा नियम रहा है कि जब भी एल्कोहल ऑक्सीकृत हुआ है उसने सबसे पहले जल के अणुओं को क्या किया है? अलग किया है। और बेटा जल के अणुओं को अलग करेगा तो चेक करने वाली बात है, यहां से दो HO को लेके अलग हो जाएंगे, बेटा क्या बनाकर तैयार करेगा? H2O। अभी सोचने वाली बात है, H के दो अणु एटम अगर O को लेके अलग हो जाते हैं, एक C, दो H और एक O, अर्थात CH2O। इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे तो क्या बनेगा? HCHO। इस प्रकार से बनकर तैयार होगा। कभी कभी प्रॉब्लम इस बात पे भी आने लगी, सर जी हमें समझ ना आया जैसे आपने बता दिया, तो उसके लिए भी बेटा एक इंतजाम है हमारे लोगों के पास। बेटा मेथिल एल्कोहल के स्ट्रक्चर फॉर्मूले को चेक करें, CH3OH, और साथ में बेटा कौन रखा था? नवजात ऑक्सीजन। तो रिएक्शन किस प्रकार से होती है कि एल्कोहलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ कंबाइन कर लेता है। सोचो, अगर ध्यान से देने वाली बात है, H OH के साथ कंबाइन करेगा, H और H मिलकर हो जाएगा H2 और वो H2O से विक्रिया करके क्या बनाएगा? H2O। अभी बचता क्या है? H C H और वो वाला O नहीं बच रहा है, HCHO। तो मैंने उसी चीज को लिखा है SCHO। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूले पर होता है तो मुझे यह भी बताने का मौका मिल जाता है कि कौन सा H किस OH के साथ कंबाइन करता है। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं होता तो डायरेक्ट हम लोग बता देते कि H2O को अलग हुआ। अभी सोचने वाली एक और बात है यहां पर, बेटा H अगर OH से जुड़ेगा और जल बना के अणु होगा तो यहां से H गायब और यहां से OH गायब। सोच समझ के बताना, कार्बन के कितने बॉन्ड खाली हो गए? इसका मतलब जो ये O है ये जब इसके साथ जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड के थ्रू, इस बात को भी ध्यान रखना है। आप कहोगे सर जी सिंगल बॉन्ड से जुड़े चाहे डबल बॉन्ड से जुड़े हमें क्या मतलब? तो बेटा ऐसा मतलब नहीं है। सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा लो रिएक्टिविटी दिखाएगा, क्रियाशीलता कम होगी। और यही डबल बॉन्ड से जुड़ा अगर ऑक्सीजन तो उसकी क्रियाशीलता कैसी होती है? ज्यादा। ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए यह भी मायने रखता है कि बॉन्ड सिंगल जुड़ा हुआ है कि बॉन्ड डबल जुड़ा हुआ है। तो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, लेकिन अब हम इन सब चीजों को बॉन्ड को दिखाएंगे तो बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप ये वाला हिस्सा समझ गए होंगे कैसे विक्रिया हुई। अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेल्डिहाइड बना। अब फॉर्मेल्डिहाइड में क्योंकि डबल बॉन्ड है, कंपाउंड ज्यादा स्टेबल नहीं होता, टिकाऊ नहीं होता। अगर टिकाऊ नहीं होता तो ये तुरंत फिर से ऑक्सीकृत हो जाता है और स्वयं फिर से ऑक्सीकृत होने के लिए इसको फिर से नवजात ऑक्सीजन चाहिए। और बेटा आप सभी जानते हो उस नवजात ऑक्सीजन को बनाने के लिए K2Cr2O7/H2SO4 की आवश्यकता होती है। ये तो आप जब जब नवजात ऑक्सीजन आता रहेगा उसके लिए हम यहां लिखते रहेंगे। बेटा विक्रिया कैसे होगी? H लिखते हैं, C लिखते हैं और बेटा चेक किया जाए O कितने हो गए। अगर 2 हो गए तो डबल O और साथ में क्या लिखा जाए? H। इसको कौन सा अम्ल कहते हो? फॉर्मिक अम्ल। तुम लोगों को एक और चीज बताएं, अपने यहां जिस जंतु को चींटी कहा जाता है बेटा लैटिन लैंग्वेज पे उसी जंतु को फॉर्मिका कहा जाता है। जैसे हम लोग चींटी कह देते हैं और इजिप्ट कंट्री की लैंग्वेज पर देखा जाए वहां की लैंग्वेज लैटिन है, जिसको अगर वहां पर हम चेक करें तो उस चींटी को कहा जाता है फॉर्मिका। और क्योंकि ये एसिड चींटी से निकलता है अर्थात फॉर्मिका से निकलता है, फॉर्मिका से पाए जाने वाले एसिड का नाम क्या रखा गया? फॉर्मिक एसिड। तो इसका नाम भी अगर देखा जाए बड़ा इंटरेस्टेड है क्यों रखा गया। तो पहली चीज
मेथनॉल का जब ऑक्सीकरण हुआ या मेथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण हुआ, कौन सा एसिड बनकर तैयार हुआ? फॉर्मिक एसिड। तो मैं इस चीज को यहां लिखूंगा कि जो हमारा मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल, बेटा हमने इसका कराया क्या था? ऑक्सीकरण। तो हम लिखेंगे ऑक्सीकरण पर, ऑक्सीकरण पर फॉर्मिक अम्ल देता है, फॉर्मिक अम्ल देता है। तो इस प्रकार से अगर मैं चेक करूंगा, ये मेथनॉल की रिएक्शन रहेगी जिसमें मेथनॉल का ऑक्सीकरण कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड बना और फिर मैंने ऑक्सीकरण कराया तो फॉर्मिक एसिड बना। अब मैं सेम अगर तक देखा जाए तो इसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को चेक करना चाहूंगा कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाए, ये क्या बनाकर तैयार करेगा। तो अब मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन के बाद अब हम चेक करेंगे कि एथिल अल्कोहल की रिएक्शन क्या रहेगी। तो बेटा एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH, आप इसको ऐसे भी लिखोगे, ये ठीक रहेगा। अच्छा, तरीका सेम इसका भी वही है कि एथेनॉल का भी ऑक्सीकरण करवाने के लिए मुझे नवजात ऑक्सीजन चाहिए होगी, और ये नवजात ऑक्सीजन बनेगी जब हमारे पास K2Cr2O7 और H2SO4 को आपस में मिलाया जाएगा। रिएक्शन का तरीका फिर से सेम है, वैसा ही जैसे मैंने कहा था, यहां से 2HO को लेके अलग हो जाएंगे, यहां से भी वही होगा। अब देखो, इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूले में बनाने की कोशिश करें। CH3CH2 का मतलब एक H ऊपर एक H नीचे साथ में OH, और इसकी अभिक्रिया करवाई गई है नवजात ऑक्सीजन से। होगा क्या, ये वाला H इस वाले OH को लेके क्या हो जाएगा? अलग। अगर H OH को लेके अलग हो जाता है, बनेगा जल। अभी सोचने वाली बात है, बचता क्या है? CH3CH और वो नवजात ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन, तो बचेगा बेटा CH3CHO। बेटा मैं इसको मिटा देता हूं, इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड। अब एसीटैल्डिहाइड का अभी एक बार और ऑक्सीकरण हो सकता है, और बेटा इस बार ऑक्सीकरण होगा तीर के निशान के ऊपर, सभी लोग जानते हो K2Cr2O7 और H2SO4 को इस्तेमाल करना है। अब बात एक और मेरे दिमाग में आती है, क्या हर बार यही यूज करना है? बेटा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते तो इसको नवजात ऑक्सीजन बनाने के लिए और भी केमिकल आते हैं। एक आता है KMnO4 + H2SO4, पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का भी जो घोल होता है, मिश्रण होता है, ये भी नवजात ऑक्सीजन देता है। लेकिन अब मैंने एक को यूज कर लिया है तो मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ये। और बेटा ये रिएक्शन करेगा तो देखो, मैंने उस टाइम रिएक्शन पे क्या कराया था, मैंने O को इसके साथ जोड़ दिया था और बनाया था HCOOH। आज उसमें भी O को जोड़ेंगे। बेटा CH3CHO में अगर O को जोड़ोगे तो देखो क्या बनेगा, CH3COOH। और बेटा अगर इसको देखा जाए, हम लोग इसे जानते हैं एसीटिक अम्ल के नाम से, एसीटिक। अब दोनों में डिफरेंस क्या था ये पता करते हैं। डिफरेंस ये था कि मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर फॉर्मिक अम्ल बनेगा, और जबकि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एसीटिक अम्ल बनेगा। तो ये इसमें से थोड़ा सा लिखते हैं, यह ऑक्सीकृत होकर एसीटिक अम्ल बनाता है। एसीटिक अम्ल एसीटिक अम्ल बनाता है। तो बेटा ये एसीटिक अम्ल का हो गया। अभी एक और डिफरेंस चेक करते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा। और बेटा नेक्स्ट नंबर अगर मैं डिफरेंस चेक करूं, 4th नंबर, तो हमको इसमें कराना होगा सैलिसिलिक अम्ल से क्रिया। सैलिसिलिक अम्ल से क्रिया। तो बेटा बात आती है कि अगर मैं दोनों मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सैलिसिलिक अम्ल से करवा दूं तो क्या डिफरेंस उत्पन्न होता है, किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो बेटा सैलिसिलिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले मेथनॉल की
सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन, उस पे लगा हुआ OH ग्रुप और उसी पर लगा हुआ COOH ग्रुप, और इसकी अभिक्रिया होनी है सबसे पहले मेथिल एल्कोहल से। मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH। अगर रिएक्शन करवाओगे वैसे बड़ा आसान है। ये अम्ल है क्या? अम्ल की खासियत है जब भी ये जल में घुलेगा पूरे अम्ल पर निगेटिव चार्ज और केवल हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। माइनस और प्लस में ब्रेक हो गया। मेथनॉल को चेक करें तो CH3 पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर निगेटिव चार्ज। सबसे पहली चीज OH पर निगेटिव है, ये H प्लस के साथ जुड़ेगा, प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला, तो अगर ये माइनस वाला पार्ट है OH तो ये H प्लस से जुड़ेगा और सबसे पहला कंपाउंड बनाएगा H2O। साथ में मैं अगर दूसरे कंपाउंड की बात करूं तो बेटा सेकंड कंपाउंड क्या बनेगा? COO, जो कि माइनस चार्ज रखे है। ये किससे जुड़ेगा? CH3 से, और CH3 से जुड़कर इस प्रकार का कोई कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा, सिंगल बॉन्ड OH एंड COO, तो इस पे था ही पहले से। निगेटिव चार्ज के कारण CH3 जुड़ा तो CH3। बेटा इसका नाम अगर चेक किया देखो, इसका नाम सैलिसिलिक एसिड, और क्योंकि उसी सैलिसिलिक एसिड में CH3 जुड़ गया, मेथिल जुड़ गया, मेथिल सैलिसिलेट। मैं दोबारा से इसका नाम पढ़ देता हूं, सैलिसिलिक अम्ल से बनाया गया इसलिए सैलिसिलेट, और साथ में मेथिल जुड़ा हुआ है तो टोटल नाम हो गया मेथिल सैलिसिलेट। कुल मिला के मैं क्या सोचता हूं कि सैलिसिलिक अम्ल से क्रिया पर मेथिल सैलिसिलेट बनता है, मेथिल सैलिसिलेट बनता है। अगर बेटा मैं चेक करूं सेकंड नंबर पर उधर की ओर, फोर्थ नंबर है बेटा, और उस पर मैं चेक करने की कोशिश करूं तो बेटा सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, पहले रिएक्शन को चेक कर लेते हैं। बेटा एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करेंगे, हम बताएंगे केवल तुम लोगों को कैसे, कि बेटा इसको फिर से ब्रेक करोगे, और ब्रेक करोगे तो COO और पूरे पार्ट पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस, और केवल H पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। अभी सब पूरे पार्ट को माइनस और केवल H को प्लस चार्ज इसलिए दिया गया क्योंकि ये अम्ल है, और अम्ल की परिभाषा आपने क्लास 10th से पढ़ रखी है। अम्ल वो पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H पर प्लस आयन देता है, क्योंकि अम्ल है इस H पर प्लस आयन लगाया गया। अभी एक और चीज चेक करते हैं, एथनॉल पर C2H5 पर प्लस और OH पर माइनस। रिएक्शन तुम लोगों को करवाना है कैसे? H प्लस किसके साथ कनेक्ट करोगे? OH, और बेटा C2H5 को कनेक्ट करोगे इस COO के साथ। लेकिन उस समय जो कंपाउंड बनेगा वो मेथिल सैलिसिलेट नहीं, एथिल सैलिसिलेट होगा। तो यहां पर लिखोगे भी, फोर्थ नंबर पे क्या लिख के दिखाओगे कि सैलिसिलिक अम्ल से अभिक्रिया करके एथिल सैलिसिलेट का निर्माण करता है। और दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो जो मेथिल सैलिसिलेट होता है अच्छी सुगंध होती है, अच्छी सुगंध देता है। अगर मेथिल सैलिसिलेट को भयानक केमिकल को देखोगे ये बहुत अच्छी महक देता है, इसलिए इसे विंटर ग्रीन ऑयल भी कहते हैं। अब मैं उसको चेक करता हूं कि उसमें जो एथिल सैलिसिलेट बनेगा वो किसी भी प्रकार की गंध देने वाला नहीं, तो मैं यहां लिखूंगा किसी भी प्रकार की गंध नहीं देता, किसी भी प्रकार की गंध नहीं देता है। तो दोनों में ये डिफरेंस भी होगा कि मेथिल सैलिसिलेट और एथिल सैलिसिलेट में अंतर कैसे पहचाना जाए। मेथिल सैलिसिलेट अच्छी महक देता है और एथिल सैलिसिलेट किसी भी प्रकार की गंध नहीं देता है। तो ये बेटा डिफरेंस है मेथनॉल और एथनॉल के बीच में, जिन्हें रिएक्शन के साथ आपको लिख कर आना है। ऐसा नहीं कि रिएक्शन छोड़ दिया बाकी हो गया, तो इसको जल्दी से नोट करें फिर आगे पढ़ते हैं। अब बेटा इसके बाद मेथनॉल और एथनॉल में डिफरेंस पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ये तीन प्रकार के एल्कोहल होते हैं कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के आधार पर। अगर आपको तीन टेस्ट ट्यूब में, तीन छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में पहले में प्राथमिक एल्कोहल भर के दे दे, दूसरे में द्वितीयक एल्कोहल को भर के रख दे और तीसरे में तृतीयक एल्कोहल दे दे।
अब बात आती है कि इनमें से आपको पहचानना होगा कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, कौन सा द्वितीयक और कौन सा तृतीयक। अच्छा, सूंघने से तीनों एल्कोहल एक जैसे महकेंगे, कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। स्वाद पता नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं मेथिल एल्कोहल आ जाए और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो स्वाद से तो पता नहीं कर सकते। बचता है दो मेथड, या तो कोई हमारे पास केमिकल टेस्ट का तरीका हो जिसके टेस्ट से हम तुरंत पहचान जाएं कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक एल्कोहल है, और या फिर कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन हो जिसके थ्रू हम ये बात पता लगा सकें कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो बेटा मैंने बताया वो दो टेस्ट तो मेरे लिए बेकार हैं। कौन सा? एक तो सूंघ कर पता करने वाला और एक दूसरा स्वाद चख कर पता करने वाला। तो हम लोग अपने रासायनिक गुणों के आधार पर या केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पर और रासायनिक अभिक्रिया करने के तरीके के आधार पर हम चेक करेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। एक समय के लिए सबसे पहले चेक कर लिया जाए कि प्राथमिक एल्कोहल कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल कौन सा है और तृतीयक एल्कोहल कौन सा। ध्यान देखो, इसको मैंने इधर कुछ प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल लिखने हैं हमें। बेटा पहला प्राथमिक एल्कोहल के रूप में हम इस एल्कोहल को यूज में लाएंगे, एथिल एल्कोहल। बहुत सारे प्राथमिक एल्कोहल भी नहीं कि हम 50 प्राथमिक एल्कोहल लिख दें, 100 द्वितीयक एल्कोहल लिख दें और 150 लिख दें तृतीयक, और फिर उनमें डिफरेंस करते घूमे तो भी कोई फर्क नहीं है। प्राथमिक एल्कोहल ये क्यों है? क्योंकि OH वाला ग्रुप इस कार्बन के साथ कनेक्ट है। इस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्ट हैं? एक, ये वाला। फिर ध्यान रखना है OH ग्रुप इस कार्बन से कनेक्ट है, ये मेरा स्टार कार्बन हो गया। अब बात करते हैं वो स्टार वाला कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है? एक, प्राथमिक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल की बात होगी बेटा, थोड़ा सा फॉर्मूला कैसा चेंज करेंगे, CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH। उस हिसाब से देखा जाए एल्कोहलिक ग्रुप तो इस कार्बन से जुड़ा है, ये स्टार वाला कार्बन हो गया। इससे अन्य कितने कार्बन अटैच हैं? दो, एक पीछे की ओर एक नीचे की ओर, ये द्वितीयक एल्कोहल है। पहचान भी तो होनी चाहिए कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कैसे होते हैं। अब तृतीयक एल्कोहल की पहचान तकरीबन समझ चुके होंगे। OH जिस कार्बन से लगेगा तो उसको तो स्टार वाला कह दोगे, और इससे तृतीयक के लिए कितने कार्बन अटैच होने चाहिए? 3। ये हो गया तृतीयक। सूत्र देख के तो जानेंगे कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक तृतीयक है। लेकिन अगर इन्हीं केमिकल कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में भर के दे दोगे, तीनों पानी जैसे होंगे और हमें पहचानने में प्रॉब्लम होने लगी कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की पहचान करने के लिए हम सबसे पहले एक विशेष परीक्षण का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है ल्यूकास परीक्षण। का नाम है? ल्यूकास परीक्षण। विद हेल्प ऑफ ल्यूकास टेस्ट हम इस बात को आसानी से बता सकेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल कौन सा है, तृतीयक। क्योंकि जब मुझे इन छोटे छोटे बोतल में प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल भर के दे दिया जाएगा, बेटा आप कांच की उस बोतल में भरे हुए केमिकल को देखकर पहचान ही नहीं पाओगे। मैंने खुद नहीं पहचान पाऊंगा कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है। उसकी पहचान कैसे हो? तो एक विशेष टेस्ट करना है आपको, और उस टेस्ट का नाम क्या है? ल्यूकास टेस्ट, या जिसे हम कहते हैं ल्यूकास परीक्षण। तो बेटा ल्यूकास परीक्षण का सबसे पहले मेथड चेक करते हैं क्या है। ल्यूकास परीक्षण या ल्यूकास टेस्ट जिसको कहते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है? पहले सुनना है केवल ZnCl2 और HCl। इसको जिंक क्लोराइड कहते हैं और इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको इन दोनों को 1:1 के रेशियो पर लेना है। और 1:1 का रेशियो क्या होता है? इक्वल अमाउंट में। इक्वल अमाउंट का मतलब समझते हो? 250 ml पहला तो 250 ml दूसरा, 10 ml पहला 10 ml दूसरा। समझ गए ना? 1:1 के रेशियो पर इन दोनों को मिला लेना है। इन दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बन के तैयार होगा, हम उस मिश्रण को कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास रीएजेंट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो यार यहां से तो एक क्वेश्चन और निकल के आया, ल्यूकास अभिकर्मक कैसे बनता है?
तो जब जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:1 के रेशियो में मिला लेते हैं, जो भी मिश्रण बनता है हम उसे क्या नाम देते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। अब हम ल्यूकास अभिकर्मक का करने क्या वाले हैं? ल्यूकास अभिकर्मक को लिया, 2 बूंद पहले वाले पर डाला, 2 बूंद दूसरे वाले पर डाला और 2 बूंद तीसरे वाले पर डाला, और फिर हमको चेक करना है अगर सफेद कलर का अवक्षेप व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर तुरंत आ गया, मैंने 2 बूंद डाली तुरंत व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, बेटा ये तृतीयक एल्कोहल है। फिर से ध्यान रखना, बाई चांस मैंने तीनों पर डाला 2-2 बूंद और इस वाले में से तुरंत व्हाइट अवक्षेप आ गया, इंस्टेंट मैंने जैसे 2 बूंद डाला तुरंत सफेद कलर का अवक्षेप आ गया, बेटा ये कौन सा एल्कोहल है? टर्सरी एल्कोहल। इस बात को ध्यान रखना, तृतीयक एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कैसी होती है? तेज, क्योंकि अभिक्रिया करने की क्षमता सबसे तेज है, इसने तुरंत अभिक्रिया कर ली और सफेद कलर का अवक्षेप दे दिया। अगर फिर मैंने एक बर्तन तो मेरा चेक हो गया कि भैया ये दूसरे वाले पात्र में से तृतीयक एल्कोहल भरा गया है, अभी मुझे प्राथमिक और द्वितीयक को चेक करना, इसमें प्राथमिक है, इसमें द्वितीयक है कि इसमें प्राथमिक और इसमें द्वितीयक है। आप डालने के बाद 5 से 10 मिनट रुकोगे, आप थोड़ा सा समय लेते हो, 5 से 10 मिनट के बाद आप चेक करोगे, 5 से 10 मिनट के अंदर ही दूसरा बर्तन भी सफेद कलर का अवक्षेप देगा। बाई चांस मैंने माना कि इस बर्तन ने सफेद कलर का अवक्षेप दिया, ये कौन सा एल्कोहल है? द्वितीयक एल्कोहल से भरा गया है। और बेटा अगर सफेद कलर का अवक्षेप 30 मिनट के बाद आए, और या कभी कभी तो बेटा आता भी नहीं अवक्षेप, इसका मतलब है तीसरे एल्कोहल जो बचा उस पे ल्यूकास अभिकर्मक अभिक्रिया करता भी है तो कितनी देर बाद करता है? आधे घंटे बाद, और या फिर कभी कभी तो अभिक्रिया भी नहीं करता है। तो अगर 30 मिनट के बाद आए व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, तो ये कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल। इससे बेटा एक और मुझे इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलती है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कोहल कौन सा है? सबसे ज्यादा अभिक्रिया करने की क्षमता वाला एल्कोहल कौन सा है? तृतीयक। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? तृतीयक एल्कोहल की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, उससे कम रिएक्टिविटी किसकी है? द्वितीयक की, और उससे भी कम रिएक्टिविटी है प्राथमिक एल्कोहल की। तो ल्यूकास अभिकर्मक में टेस्ट करना जान जाओगे, क्या क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ल्यूकास अभिकर्मक बनाना होगा, किसको किसको मिलाते हुए? ZnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:1 मिलाकर। 1:1 का मतलब है बराबर बराबर अमाउंट में। जैसे ही मिलाया ल्यूकास अभिकर्मक बना। फिर हमारे यहां ड्रॉपर आता है, वो नहीं आता ड्रॉप बनाने वाला, मैंने यहां से निकाला, 2 बूंद इसमें डाला, 2 बूंद उसमें, 2 बूंद इसमें डाला, खुद तीनों के रिजल्ट अपने अलग अलग टाइम पर आएंगे। तुरंत अगर आ गया व्हाइट कलर, कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक तृतीयक। 10 मिनट या 5 मिनट के बीच में आया द्वितीयक। आधे घंटे पर आया या कभी कभी तो आता भी नहीं स्टेट ये प्रेसिपिटेट, तो वो वाला एल्कोहल है तृतीयक। तो इस बात को चेक करके हम वहां लिखेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, फिर ये बताएंगे डिफरेंट टाइप के एल्कोहल्स पर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल पर इसकी रिएक्टिविटी किस तरीके से होती है। तो बेटा मैं इस चीज को मिटाऊंगा और मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? जब ZnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:1 में मिलाया जाता है, 1:1 में मिलाया जाता है, तो बना हुआ मिश्रण, तो जो बना हुआ मिश्रण है ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। और मैं भी ये भी लिखूंगा कि ल्यूकास अभिकर्मक काम क्या करता है, तो मैं यहां लिखूंगा इसकी सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की पहचान,
तृतीयक एल्कोहलों की पहचान की जा सकती है। तो ये एक ऐसा विकर्मक है जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार के अल्कोहलों की पहचान कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम कुछ नंबर पॉइंट लिखेंगे कि किस किस प्रकार से की जा सकती है। तो देखना कैसे, हम पहले तो एक्सपेरिमेंट लिखेंगे कैसे करना है। ल्यूकास अभिकर्मक को दिए गए नमूने में मिलाने पर, नमूने का मतलब जो बोतल में आपको अल्कोहल दिया जाएगा उस पर, दिए गए नमूने में मिलाने पर, अब मिलाने पर क्या क्या रिजल्ट हमको मिलेंगे मैं वो रिजल्ट लिखूंगा। पहला रिजल्ट मुझे मिलने वाला है शीघ्र ही श्वेत अवक्षेप या सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। बेटा जैसे ही श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाए ये रिप्रेजेंट करता है तृतीयक एल्कोहल। ये पहला हो गया टेस्ट कि अगर तुरंत ही श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है मैं समझ जाऊंगा कि ये तृतीयक एल्कोहल दिया गया है। अब अभी दो और एक्सपेरिमेंट इसमें से बाकी है। सेकंड नंबर पे मैं चेक करूंगा यदि श्वेत अवक्षेप 5 से 10 मिनट में प्राप्त होता है। अगर बेटा श्वेत अवक्षेप 5 से 10 मिनट में प्राप्त होता है, यह पहचान है द्वितीयक एल्कोहल की। ये द्वितीयक एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल जिसको कहते हैं। और बेटा लास्ट में चले चेक करेंगे कि अगर ही हमारा एक प्रकार का एल्कोहल और रह जाता है तो उसमें से क्या होता है, श्वेत अवक्षेप अवक्षेप 30 मिनट पर प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, कभी कभी तो 30 मिनट के बाद भी नहीं प्राप्त होता, ये बेटा प्राथमिक एल्कोहल की पहचान होती है। और बेटा इसमें से तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मिलती है, क्योंकि तृतीयक एल्कोहल शीघ्रता से अवक्षेप देता है, इसकी ये तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। द्वितीयक अवक्षेप ने 5 से 10 मिनट लिया, इसका मतलब ये थोड़ी सी धीमी अभिक्रिया करता है। और तृतीयक एल्कोहल का तो ये प्राथमिक एल्कोहल का तो ये कि ये अभिक्रिया करता ही नहीं एक तो, और करता भी तो कभी कभी 30 मिनट लग जाते हैं या फिर ये अभिक्रिया कर ही नहीं पाता है। इसका मतलब प्राथमिक एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे लो है। तो अगर कभी हमसे ऐसा पूछता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो अभिक्रियाशीलता का क्रम मैं लिखता हूं पहले। अभिक्रियाशीलता का क्रम चेक करूंगा तो बेटा तृतीयक एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल, और सबसे लास्ट में अगर चेक करूंगा तो वो प्राथमिक एल्कोहल। और जब कभी क्रियाशीलता का क्रम आपको पता चल जाए तो आप एक क्रम और अपने मन से ले सकते हो, स्थायित्व का क्रम। स्थायित्व का मतलब होता है टिकाऊ। अभी आप खुद सोचें, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। आपके पास दो पदार्थ दिए गए,
या आपके पास दो मेटल है, मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं, आपके पास पहला मेटल है लोहा, ये वायु के प्रति क्रियाशील होता है, वायु और नमी के प्रति, और ये वायु और नमी के प्रति में कांटेक्ट में आते ही जंग लगने लगता है इस पर। अच्छा, जंग लगने लगता है इसका मतलब इसकी अभिक्रिया तेज है, और ये जितनी जल्दी अभिक्रिया कर लेगा उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरा मैं मेटल देता हूं सोना, इसकी वायु और नमी की प्रतिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर ये रिएक्शन करता है वायु और नमी से, और यही रीजन है कि सोना जो है 100-100, 200, 300 साल पुराना भी लोगों के यहाँ रखा रहता है। रीजन है कि जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो जल्दी से विक्रिया करके समाप्त हो जाएगा, और जो कम क्रियाशील है वो जल्दी से विक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं करेगा वो जल्दी से समाप्त होने वाला भी नहीं है। तो अगर कभी स्थायित्व का क्रम पूछता है तो वो केमिकल कंपाउंड सबसे ज्यादा टिकाऊ है जो सबसे कम अभिक्रिया करता है, और वो केमिकल कंपाउंड बिल्कुल टिकाऊ नहीं है जो तुरंत रिएक्शन कर लेता है, जल्दी से रिएक्शन करके खत्म हो गया केमिकल, और रिएक्शन नहीं कर रहा है तो वो ना रिएक्शन कर रहा है तो जल्दी से खत्म भी नहीं हो रहा है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का क्रम देखूंगा टिकाऊ कौन सा है, उस हिसाब से तो प्राथमिक अल्कोहल सबसे ज्यादा टिकाऊ है, क्योंकि अभिक्रिया सबसे धीमी करता है, काफी टाइम तक चलेगा, और उसके बाद आता है द्वितीयक अल्कोहल, और सबसे कम टिकाऊ होता है क्योंकि रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा है। तो इससे हमें पता भी क्या चलता है कि रिएक्टिविटी का क्रम अरेंजमेंट किस ऑर्डर पे है, और दूसरा स्टेबिलिटी का अरेंजमेंट किस ऑर्डर पे है। तो कभी क्रियाशीलता पर आ जाएगी बात या स्थायित्व पर आ जाएगी, तो हमें वो चीज भी पता रहेगी। अच्छा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान मैंने आपको बता ही दी है कि प्राथमिक कैसा होगा, द्वितीयक कैसा होगा अल्कोहल, और तृतीयक अल्कोहल कैसा होगा। तो ये पहला ऐसा हमारे पास तरीका है जिससे हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में डिफरेंस बता सकते हैं, विभेद बता सकते हैं। आपसे आएगा कि किसी एक विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर बताइए या विभेद कीजिए, तब आपको लूकास अभिकर्मक की विधि लिखानी है। अभी क्या एक ही विधि से हम प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल में डिफरेंस बता सकते हैं? ऐसा नहीं है, हमारे पास और भी ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में डिफरेंस बता सकते हैं। एक प्रोसेस और देखते हैं जिससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में डिफरेंस को बताया जा सकता है। तो आप इसको नोट कर ले, मैं मिटा देता हूं, फिर लिखते हैं दूसरा वाला प्रोसेस। तो बेटा जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में डिफरेंस निकालेंगे, उस प्रोसेस का नाम है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनी, अब ये सर जी ये पता नहीं कैसा है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण बेटा अगर किसी केमिकल कंपाउंड पर हाइड्रोजन को मिलाया जाए, हाइड्रोजनीकरण, और यदि किसी केमिकल कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटाया जाए, विहाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन मिलाना, और विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन हटाना। तो हम डिफरेंस में चेक करेंगे कि विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के दौरान हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में पहचान कैसे कर सकते हैं। एक एक को मैं लिख के दिखाता हूं, जहां ना है भैया हमको बताना तुरंत। पहला, अगर हमारे पास कोई प्राथमिक अल्कोहल है, जैसे मेरे पास ये प्राथमिक अल्कोहल है और मैं इसका विहाइड्रोजनीकरण कराऊं। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब मैं इससे किसको हटा दूं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे गर्म करना होगा 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और किसकी उपस्थिति में? कॉपर। कॉपर की उपस्थिति में हम विहाइड्रोजनीकरण आसानी से करा सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस रिएक्शन को समझाना भी चाहूंगा कि कैसे। CH3CH2 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं और साथ में OH। हुआ क्या? सॉरी, ये H इस H को लेके अलग हो गया। इस बार जल तो अलग करना नहीं था, तो हुआ क्या? OH के साथ, देखो ध्यान रखने वाली बात है, ये लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों सर जी इस बात पर जोर दे रहे हैं। पहली बार मैं जोर दूंगा, OH के साथ वाला H हमेशा जाएगा, और किसके साथ जाएगा? जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन के H के साथ, चाहे ऊपर वाले H के साथ चला जाए। ये वाला एक तो सबसे पहले ये H हमेशा के लिए कैसा है? फिक्स है, इसको जाना ही जाना है। हाइड्रोजनीकरण में H2 को अलग करना होगा, मतलब 2H,
एक तो ये वाला फिक्स है, हमेशा के लिए जाएगा, और दूसरा H कौन सा जाएगा सर जी? 3 H इसमें लगे हैं, 2 H इसमें लगे हैं, जाएगा कौन सा? तो बेटा जस्ट OH जिस कार्बन से जुड़ा है इसी कार्बन का एक और H जाएगा। अब क्योंकि इस पे तो कार्बन पे तो 2 H जुड़े हैं, तो चाहे ऊपर वाला H लेके चला जाओ और चाहे नीचे वाला, ये आप इस पे फ्री हो। तो बेटा मैं चेक करूंगा, मैं चाहे जो करके देख लो, देखो दोनों में एक ही चीज है। ये H इस H के साथ कनेक्ट होएगा, सबसे पहले किसको अलग करेगा? H2 को। जैसे अलग हुआ H2 तो अभी आपने कहा था हाइड्रोजन अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। और बेटा विहाइड्रोजनीकरण पर मैं चेक करता हूं, अब बचेगा कौन कौन? CH3 CHO। बेटा अभी चेक करेंगे, इसको हटा देते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए केवल बनाया था कि कौन सा हाइड्रोजन किस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। मैं क्या देखता हूं, प्राथमिक एल्कोहल था, प्राथमिक एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड क्योंकि इसका नाम एस्टल्डिहाइड है, और जिस कंपाउंड में CHO लगा है उन कंपाउंड को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। तो मैं सबसे फर्स्ट नंबर इस पे लिखूंगा क्या कि प्राथमिक एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड का मतलब CHO वाले कंपाउंड, ये प्राथमिक का हो गया। अब मैं सेकेंड रिएक्शन अगर लिखूं तो मुझे द्वितीयक की लिखनी होगी, क्योंकि मैंने प्राथमिक के विषय तो बता दिया कि एल्डिहाइड देता है। अब चेक करेंगे कि द्वितीयक एल्कोहल किस प्रकार से नेचर दिखाता है। तो बेटा द्वितीयक एल्कोहल भी मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं इस पे भी हाइड्रोजनीकरण करवाऊंगा। तो द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मूला मेरे पास है CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अब मुझे इस पर भी हाइड्रोजनीकरण करानी है, इसका मतलब मैं कॉपर के ऊपर से रखूंगा और इसे भी हीट करूंगा तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तरीका फिर से सेम है बेटा, तरीका तो इसलिए भी सेम है कि ये वाला H जाएगा। अभी सोचने वाली बात है, ये वाले H के साथ क्या ये H जा सकता है? नहीं। ये वाले H के साथ क्या ये H जा सकता है? नहीं। ये वाला H केवल उसी कार्बन के हाइड्रोजन को ले जा सकता है जिससे ये खुद जुड़ा हुआ है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसी का H लेके जाएगा। तो इसका H इस OH के साथ कंबाइन करे, सॉरी H के साथ कंबाइन करेगा, बनाएगा H2 गैस। बेटा सोचने वाली बात है, H2 गैस अगर बना लेगा बचेगा कौन कौन? CH3C। बेटा H भी चला गया, ये वाला H भी चला गया, तो C के साथ बचा केवल कौन? O, CO, और नीचे बचा CS। अब बात आ गई सर जी डबल बॉन्ड लगाए बैठे हैं, डबल बॉन्ड क्यों लगा? तो बेटा खुद सोचो, ये H चला गया, ये भी एक बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये भी H चला गया, ये भी एक बॉन्ड से जुड़ा होगा। अब जब यार 2 H चले गए तो 2 बॉन्ड खाली हो गए, और उन 2 बॉन्ड की कमी को पूरा करने के लिए हमने कौन सा बॉन्ड लगा दिया? डबल बॉन्ड। बेटा जब कभी इस टाइप का कंपाउंड आ जाए CH3CO, CHO वाला आता है एल्डिहाइड होता है कंपाउंड, CO वाला कंपाउंड आ जाए कंपाउंड होता है कीटोन। इसका मतलब जब भी हम किसी द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे किसी न किसी कीटोन का निर्माण होगा। तो मैं सेकंड नंबर पे क्या लिखूंगा कि द्वितीयक एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर कीटोन देते हैं, कीटोन देते हैं। और बेटा लास्ट नंबर भी आएगा क्योंकि मैंने अभी रिएक्शन नहीं करवाई है किसी तृतीयक एल्कोहल की। तो अब चेक करेंगे कि जो टर्सरी एल्कोहल है ये विहाइड्रोजनीकरण पर किस प्रकार की रिएक्शन को शो कर पाता है। तो तृतीयक एल्कोहल की अगर मैं बात करूं बेटा, तृतीयक एल्कोहल का लिखा हुआ है CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, लास्ट में लिखा हुआ है यहां पर OH। अब इसका भी विहाइड्रोजनीकरण कराना है, आसान है। कॉपर की प्रेजेंस रहेगी और तकरीबन टेम्परेचर रहेगा 300 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब इस पे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई।
अब प्रॉब्लम इस पे यानी क्या स्टार्ट हो गई, हाइड्रोजन विहाइड्रोजनीकरण में आप H2 को अलग करते थे, 2 H को, पहला H तो ये कन्फर्म है, दूसरा H हम ढूंढ रहे हैं। अब दूसरा H किससे होता था, जिस पे OH ग्रुप जुड़ा वही वाले कार्बन पर OH ग्रुप इस कार्बन जुड़ा इसी का H लेके जाएगा, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम क्या रही, यहां पे इस कार्बन के पास कोई भी H अवेलेबल नहीं है। अब क्योंकि कोई भी H अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है, ये वाला H इसका H है ही नहीं तो लेके जा ही नहीं पाएगा। तो इस दौरान रिएक्शन दूसरे तरह से होती है, रिएक्शन में फिर H इसको पास H तो है ही नहीं तो लेके जा ही नहीं पाएगा, तो इस बार H नहीं बल्कि OH अभिक्रिया करता है, और OH किससे अभिक्रिया करता है, इसके H से, और इस बार हाइड्रोजन नहीं बल्कि बेटा अलग होता है जल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि OH के साथ वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन था ही नहीं, H का इस पर हाइड्रोजन का ना मिल पाना मतलब अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए अब H ने नहीं बल्कि पूरे OH ने इसके H को ग्रहण किया। अच्छा सोचो, OH अगर H से रिएक्शन करेगा तो इस बार हाइड्रोजन नहीं बल्कि क्या बनेगा, जल। और बेटा जब जल बनेगा मैं रिएक्शन को लिखूंगा कैसे कंप्लीट होगी, ध्यान देने वाली बात है बेटा, थोड़ा सा इसको पीछे लिखते हैं, CH3C इसको CH3 को तो तुरंत लिख दिया गया, क्यों, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं हुई। रिएक्शन किसके बीच हुई है, OH और CH3 के बीच। सोच के बताओ इतनी बात, अगर इस CH3 से एक H चला गया होगा OH के पास, यहां C के पास H कितने बचे होंगे, चाहो तो आप CH2 यहां लिख लो, अगर इच्छा यहां आपकी इच्छा हो, और आपकी इच्छा हो तो ये CH2 इधर लिख लो। लेकिन सोचने वाली बात है बेटा, इसका H कम हो गया ना, इसका एक बॉन्ड कम हुआ, इस कार्बन का H कम हुआ तो इस कार्बन पे एक बॉन्ड की कमी आई, इस कार्बन से OH निकल गया तो उस कार्बन पर भी एक बॉन्ड की कमी आई, क्योंकि इस कार्बन, दोनों कार्बन एटम पर एक एक बॉन्ड की कमी आई है। उस बॉन्ड की कमी को पूरा करने के लिए मैंने इस पर कौन सा बॉन्ड लगा दिया, डबल। और बेटा डबल बॉन्ड का मतलब है ये तो एल्कीन श्रेणी का सदस्य है, डबल बॉन्ड वाले का आपने पढ़ा होगा, एल्केन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी, तो ये तो एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। इसका मतलब तृतीयक एल्कोहल अगर आपके पास हुआ और उस तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराया तो हाइड्रोजन नहीं अलग होगा, क्या अलग होगा, जल, और दूसरा कौन सा कंपाउंड बनेगा, एल्कीन। तो मैं लिखूंगा यहां पर थोड़ा सा इस जगह, तृतीयक एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर एल्कीन देता है। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड वाला। तो बेटा ये सेकेंड ऐसा प्रोसीजर रहा जिसके थ्रू हम लोगों ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में डिफरेंस किया। क्या डिफरेंस किया कि प्राथमिक एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर एल्डिहाइड देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर कीटोन देते हैं, और जो बेटा तृतीयक एल्कोहल होता है ये विहाइड्रोजनीकरण करने पर सबसे पहली कमी जल देता है, ये हाइड्रोजन तो देते नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कौन सा कंपाउंड बनाता है, एल्कीन। एल्कीन का मतलब बेटा डबल बॉन्डेड वाला, जिसमें से कार्बन और कार्बन के बीच ही डबल बॉन्ड। कहोगे भी सर जी इसमें भी तो डबल बॉन्ड था, लेकिन बेटा इसमें डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में था, इसमें डबल बॉन्ड किसके किसके बीच है, कार्बन कार्बन के बीच का मतलब है एल्कीन। तो ये तीनों का डिफरेंस हो गया। प्राथमिक एल्डिहाइड देता है विहाइड्रोजनीकरण पर, द्वितीयक विहाइड्रोजनीकरण पर कीटोन देता है, और तृतीयक विहाइड्रोजनीकरण पर क्या देता है, एल्कीन। हालांकि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में डिफरेंस निकालने का एक और तरीका है, लेकिन उस तरीके को और साथ में फिनॉल के परिचय को, इसको हम लोग करेंगे कल की क्लास में। आज इतना ही रखेंगे।